हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स ब्लॉग। हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर्स पढ़ रहे हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंतर्गत हम लोग जो है इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, करंट्स के डायरेक्शन क्या होते हैं, करंट डेंसिटी क्या होता है, ओम्स लॉ, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ चुका है। और इन सब के बीच में जो क्या होते हैं रिलेशंस, ये सारी चीज़ें पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ चुका है। आज हम लोग जिस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे वो होगा रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के बारे में भी हम लोग पिछले वीडियो लेक्चर में जान चुके हैं। रेजिस्टेंस जो होता है करंट के फ्लो को रोकता है। तो ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण क्या होता है, करंट के फ्लो। अब रेजिस्टेंस पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, ये चीज़ें आज हम लोग जानेंगे। आज का टॉपिक जो हम लोगों का होगा रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी से डिपेंडेंट होगा आज के क्लास का। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, ये चीज़ें आज हम लोग जानेंगे। तो चलते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में जो पढ़ा था, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू पढ़ा था R इज इक्वल टू ml/ne² tau a। इसमें ये सारे टर्म्स जो हैं, इस सारे टर्म के बारे में हम लोग पिछले वीडियो लेक्चर में जाना था। हाँ, तो हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में ml/ne² tau a के बारे में जाना था। यहाँ पे m क्या है ये भी हम लोगों ने जाना था, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। l क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर। लेंथ ऑफ कंडक्टर। n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। नेक्स्ट E क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, जो कि आपको पता है कितना होता है। तो आपको पता है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है। इसके बारे में भी हम लोग पिछले वीडियो लेक्चर में बात कर चुके हैं। और ए क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर, जहां से करंट पास करता है। अब यहां से हम लोगों ने एक और चीज जाना था, R इज इक्वल टू ρL/A। रो क्या है, रेसिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। यहाँ से अगर हम रो का फॉर्मूला लिखें तो हम लिखेंगे m/ne² tau a। ये चीज़ें हम लोग पिछले वीडियो लेक्चर में जान चुके हैं। ठीक है, इतनी बातें हम लोग पिछले वीडियो लेक्चर में जान चुके हैं। तो आपने यहाँ पर देखा कि रेजिस्टेंस और रेसिस्टिविटी ये दोनों चीज़ें हैं। ये क्या करता है, मास पर डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करता है। तो ये सारे जो टर्म्स हैं इस पर डिपेंड करता है रेजिस्टेंस और रेसिस्टिविटी, जो कि आप लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में भी देखा। आज हम लोगों ने यहाँ तक। लेकिन आज का हमारा मुद्दा है कि रेजिस्टेंस और रेसिस्टिविटी पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये टॉपिक्स हैं, एनसीईआरटी के टॉपिक्स हैं, बोर्ड में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं। तो हम लोग आज देखेंगे इसके बारे में। इसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं।
तो ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हम इस दोनों फॉर्मूला को साइड में लिख लेते हैं और थोड़ा सा इस पर एनालाइज करते हैं। हेडिंग दीजिए आज के क्लास का, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑन रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी। अब रेसिस्टिविटी और रेसिस्टेंस पर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा टेम्परेचर का, ये चीज़ें हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने आज जाना, इससे पहले से हम जान रहे हैं कि R इज इक्वल टू होता है ml/ne² टाउ a। ये चीज़ हम लोगों ने जाना है। यहाँ से R इज इक्वल टू ρl/a ये भी जाना है, यानी कि R इज रो इक्वल टू m/ne² टाउ a। यहाँ से कुछ बातें निकल के सामने आती है जिसको हम लोग लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ से इम्पॉर्टेंट बातें आ रही है कि आप यहाँ पर देखते हैं कि R जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/n का, और R क्या है, R भी है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल और रो भी है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/n का। मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ेंगे तो रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी दोनों घट जाएगा। ये चीज़ें हैं। नेक्स्ट, R जो है और क्या है, यहाँ पर आप देखते हैं टॉ का भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम का। दैट मीन्स एवरेज रिलैक्सेशन टाइम बढ़ेंगे तो रेसिस्टेंस क्या होगा, घटेगा, और एवरेज रिलैक्सेशन टाइम घटेंगे तो रेसिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। सिमिलरली क्या हो जाएगा, ये भी वही बात होंगी। ये दोनों डोमिनेंट फैक्टर होंगे। इस रिजल्ट को ध्यान में रखते हुए आज हम इस चीज़ को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग चलते हैं कंडक्टर पे, फॉर कंडक्टर पे चलते हैं। ठीक है, कंडक्टर पे बात कीजिएगा। कंडक्टर में जब आप कीजिएगा ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर को इंक्रीज किया आपने। टेम्परेचर को इंक्रीज करने के बाद क्या होगा, जैसे ही आप टेम्परेचर को इंक्रीज कीजिएगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वह बढ़ जाएगा। टेम्परेचर के इंक्रीज करने के बाद क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। तो हम कह सकते हैं जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज किए तो क्या हुआ, आयोनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगी। इसका मतलब हुआ कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम जो है वह बढ़ जाएगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसे बढ़ जाएंगे, आयोनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, दैट मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे। जैसे बढ़ जाएगा तो बढ़ने के बाद क्या होगा, रेसिस्टेंस डिक्रीज कर जाएंगे जैसा कि आपको पता है, और रेसिस्टिविटी भी डिक्रीज कर जाएगी। यानी कि आपको कंडक्टर को जैसे आप हीट करते हैं तो आयोनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है, दैट मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बढ़ने से क्या होता है, रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी घट जाती। एक फैक्टर तो ये होता है। दूसरी बात, यहां से एक और बातें होती है, टेम्परेचर को इंक्रीज करने के बाद एक और चीजें होंगी। जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज कीजिएगा तो इलेक्ट्रॉन के जो आपको पता है कंडक्टर के अंदर काफी ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि मूव करते हैं, तो उसके जो मूव करने के रेट्स होंगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, आपको तो पता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपने पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ा था कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करते रहते हैं। जैसे कि अब आप जैसे ही टेम्परेचर को बढ़ाइएगा
टेम्परेचर को बढ़ाने के बाद वो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके बीच में जो होगा, उसके बीच का जो वाइब्रेशन होगा वो बढ़ जाएगा, वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे वाइब्रेशन बढ़ जाएगा तो उसके बीच में कोलिजन जल्दी जल्दी होगा। दैट मीन्स जैसे सपोज कीजिए कि इलेक्ट्रॉन पहले मूव करता था तो इस जगह पे आया, फिर यहाँ से टकराया ऐसे आया, फिर यहाँ से टकराया ऐसे आया। तो ये जो कोलिजन का जो रेट होगा, जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाइएगा तो कोलिजन का रेट बढ़ जाएगा। मतलब कम टाइम में ये जो एवरेज यहाँ से यहाँ तक आने में जो रिलैक्सेशन टाइम है τ1, ये τ2, तो जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा दीजिएगा तो टेम्परेचर बढ़ाने के बाद रिलैक्सेशन टाइम घट जाएंगे, तेजी से कोलिजन होगा, तो नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ जाएंगे, वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बढ़ने से क्या होगा, जैसे जैसे वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा कोलिजन बढ़ जाएगा। तो कोलिजन के बढ़ने से क्या होगा, रिलैक्सेशन टाइम घट जाएगा, टाउ क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यानी कि टेम्परेचर के इंक्रीज करने से एक और बातें होंगी, वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ने से क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ जाएंगे। कोलिजन्स इंक्रीज करने से क्या हो जाएगा, टॉ घट जाएगा। अब देखिए जैसे टॉ घट जाएगा तो टॉ के घटने के बाद रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। टॉ घटेगा, रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा, और रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा तो रेसिस्टिविटी भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि आपको देखिए टॉ का क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब यहां पर देखिए जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं दो चीजें होती है साइमल्टेनियसली, दो घटनाएं होती है। एक तो क्या होता है, आयोनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है, इलेक्ट्रॉन के बढ़ने से रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी दोनों घट जाती है। दूसरा होता है कोलिजन बढ़ जाते हैं, रिलैक्सेशन टाइम घट जाता है, जिसके कारण अब देखिए इस दोनों में से कौन सा फैक्टर डोमिनेट, एक तरफ बढ़ता है एक तरफ घटता है। तो क्या होता है, सिंस conductors have large number of free electron, कंडक्टर्स के पास जो है लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, एटलीस्ट कह सकते हैं 10⁻29 इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब होता है। तो काफी ज्यादा लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से So, effect of increasing electron is negligible मतलब इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन का नेग्लिजिबल ऑन रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी, इस दोनों पर इफेक्ट क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है। सो dominant factor is tau decreases and resistance and resistivity increases। मतलब ये जो होता है इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, ये निग्लिजिबल हो जाता है, इसका कोई इफेक्ट नहीं होता। काहे कि काफ़ी ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसके कारण इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो जो डोमिनेंट फैक्टर होते हैं वो ये होता है, यानी कि फाइनली टेम्परेचर के बढ़ने से कंडक्टर का रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी क्या होता है, बढ़ जाता है। तो सो फाइनली लिख सकते हैं, फाइनली on increasing temperature
रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी आर इंक्रीजेज, आर इंक्रीज्ड। ठीक, तो फाइनली क्या होता है, डोमिनेंट फैक्टर ये हो जाते हैं। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। इसका अगर आप ग्राफ बनाइएगा, टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाइएगा, जैसे आप ग्राफ की बात कीजिएगा तो आप रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी दोनों हैं, ये टेम्परेचर है। टेम्परेचर को आप केल्विन में ले सकते हैं, इन केल्विन, या फिर डिग्री सेंटीग्रेड में लीजिए। तो कुछ इस तरह का ग्राफ आएगा, कुछ इस तरह का ग्राफ आएगा। मतलब जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाइएगा, रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी क्या होंगे, बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिए। तो कंडक्टर के अंदर ये घटनाएं होंगी। आगे चलते हैं। जब आप सेमीकंडक्टर की बात कीजिएगा, सेमीकंडक्टर में देखिए क्या होगा। फॉर सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर में ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर देखिए, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर वहां पर भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे और वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेगा, कॉलिजन भी बढ़ेगा। ये दोनों चीजें वहां पर होंगी। ठीक है, लेकिन यहां पर जो मेन फैक्टर आएगा, इस फैक्टर में क्या होगा, देखिए सेमीकंडक्टर की बात करें तो सेमीकंडक्टर के पास बहुत ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, जितना कि कंडक्टर में बहुत ज़्यादा होता है। जैसा कि आपने देखा 10⁻29 काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन सेमीकंडक्टर के पास ए लॉट ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होने के कारण, क्योंकि आयोनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, तो ये फैक्टर डोमिनेट कर जाता है। समझ में आ रहा है? तो सिंस यहां पर लिख सकते हैं सेमीकंडक्टर हैव, सिंस सेमीकंडक्टर हैव less number of free electrons, so effect of increasing electron is, यहां लिख देते हैं हम फिर से, इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन, एक बार फिर से लिख देते हैं इसे हम। ठीक है, कहानी तो वही होगा, लेकिन इस बार डोमिनेंट फैक्टर ये हो जाएगा। पिछला बार वो था, क्या लिखेंगे, सिंस सेमीकंडक्टर हैव, सेमीकंडक्टर्स हैव लेस नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, लेस नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, so on increasing temperature, on increasing temperature, number of free electron, number of free electron increases, number of electron increases, and resistance and resistivity decreases, and more effective with respect to tau decreases। तो ये फैक्टर डोमिनेट नहीं करेगा और ये फैक्टर क्या करेंगे, अब इस बार डोमिनेट करेगा। ठीक है, क्योंकि इस बार
जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे वो इफेक्टिव हो जाएगा, कहा कि कम इलेक्ट्रॉन है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन था बढ़ा तो उतना फर्क नहीं पड़ा, कम इलेक्ट्रॉन था बढ़ा, तो बढ़ने के बाद क्या हुआ, जैसे मेरे पास में 5 ही इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन बढ़ गए तो 15, 20, 25, 30 हो गया, 50 हो गया, 100 हो गया, तो उसका इफेक्ट पड़ जाएगा। तो इफेक्ट पड़ने से क्या होगा, रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी घट जाएंगी और इसमें क्या होगा, कोलिजन का उतना असर नहीं पड़ेगा। तो डोमिनेंट फैक्टर इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि सेमीकंडक्टर में क्या होगा, फाइनली आप कह सकते हैं कि डोमिनेंट फैक्टर इस बार ये हो जाएगा। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर के इंक्रीज करने से सेमीकंडक्टर में रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी डिक्रीज करेगा। समझ में आया? फाइनली क्या होगा, सेमीकंडक्टर में ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी क्या होगा, दोनों डिक्रीज करेगा। इसके ग्राफ की अगर बात करें तो ये जो होगा, ये तो कंडक्टर के लिए था, सेमीकंडक्टर के लिए कुछ इस तरह से हो जाएगा। जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज कीजिएगा ये क्या हो जाएगा, ग्राफ फॉल करना चालू कर जाएगा इस तरह से। ठीक है, चल नोट डाउन कर लीजिए इसको। सेमीकंडक्टर के एग्जांपल में आप ले सकते हैं सिलिकॉन ले सकते हैं, जर्मेनियम ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें, एंटीमनी ले सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कुछ एलॉयज के, एलॉयज पर क्या इफेक्ट होगा इस पर बात कर लेते हैं। चलिए मिटा दें इसको। अब एलॉयज में क्या होगा, चलिए देखते हैं एलॉयज में क्या होगा। फॉर एलॉयज के लिए देखिए, हम लोगों ने कंडक्टर्स के लिए देख लिया, आपको तो पता है एलॉयज क्या होते हैं। ठीक है, एलॉयज क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल होते हैं, मेटल या नॉन मेटल को मिला करके हम बनाते हैं, तो एलॉयज होता है। तो उसमें क्या होगा, एलॉयज में क्या होगा, टेम्परेचर के इंक्रीज करने से क्या होगा, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर को जब आप इंक्रीज कीजिएगा तो रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी क्या होगा, आर ऑलमोस्ट अनइफेक्टेड होगा, अनइफेक्टेड मतलब उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो एलॉयज टेम्परेचर के इंक्रीज करने से क्या होगा, रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसका एग्जांपल आप मैंगनीन ले सकते हैं, कॉन्स्टेंटन ले सकते हैं। तो ये मैंगनीन और कॉन्स्टेंटन क्या होगा, ये एलॉयज हैं जिससे टेम्परेचर के इंक्रीज करने के बाद रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी पर क्या होगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बहुत कम इफेक्ट पड़ेगा। इसीलिए एक्सपेरिमेंट के तौर पे हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट के तौर पे मैग्नीशियम और कॉन्स्टेंटन का यूज किया जाता है, क्योंकि जैसे ही अगर टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी क्या होता है, अनइफेक्टेड होता है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि रेसिस्टेंस चेंज हो जाएगा तो फिर तो क्या होगा, करंट का फ्लो चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए करके क्या करते हैं कि ज़्यादातर एक्सपेरिमेंट के तौर पे हम लोग क्या करते हैं, एलॉयज का प्रयोग करते हैं, ताकि टेम्परेचर में कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको बताया गया कि जैसे हम करंट कॉन्स्टेंटली फ्लो करते हैं तो क्या होता है, टेम्परेचर करंट की वजह से भी टेम्परेचर बढ़ जाता है फ्लो करने की वजह से। तो एलॉयज के प्रयोग करने से क्या होता है, करंट के फ्लो की वजह से जो टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो जिसके कारण रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी में फर्क ना पड़े, इसलिए ज़्यादातर हम क्या करते हैं, एलॉयज का प्रयोग करते हैं एक्सपेरिमेंटल के तौर पे। ओके, तो ये तमाम चीज़ें थी। अगर इसका ग्राफ खींचा जाए, ठीक है, अगर इसका ग्राफ खींचा जाए तो ग्राफ में क्या होगा, ज़्यादा चेंजिंग की बात
नहीं आएंगी। कुछ इस तरह से ग्राफ आपको मिलेगा देखने को। ये मान लिया जाए, आप यहाँ पर टेम्परेचर की बात कीजिएगा, रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी आप ले सकते हैं। रेसिस्टेंस ले लीजिए और ये टेम्परेचर हो गया। ये तो आपको पता है इन केल्विन। तो कुछ इस तरह से ग्राफ आएगा, ठीक है। चलिए, ये चीज़ें आप लोगों ने देखा कि ये तमाम चीज़ें होती है। अब देखते हैं मैथमेटिकली कितना इफेक्ट पड़ता है टेम्परेचर के इंक्रीज करने पर, डिक्रीज करने पर क्या होता है। ये तमाम चीज़ें को हम लोग देखेंगे। ये तो हमने देखा कि टेम्परेचर के इंक्रीज करने से जो कहानियाँ थी वो हम लोगों ने देखा। अब हम देखते हैं कि क्या इफेक्ट पड़ता है, कितना इफेक्ट पड़ता है। मैथमेटिकल एक फार्मूला जिस पर आपको सवाल भी करने होंगे, सवाल भी आ सकता है, और कितना इफेक्ट पड़ता है, क्या इफेक्ट पड़ता है, ये चीज़ को हम देखते हैं। चलिए, एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे। चलिए देखते हैं। सपोज कीजिए टेम्परेचर T था और हमने उसमें स्मॉल चेंजिंग कर दिया। T से क्या कर दिया, DT कर दिया, स्मॉल चेंजेज किया। ये सपोज कीजिए कोई मटेरियल है, सपोज कर लीजिए, ठीक है। ठीक है, इस मटेरियल का T टेम्परेचर पे इसका रेसिस्टेंस हम R0 ले लेते हैं, ठीक है। जैसे ही हमने इसका टेम्परेचर DT किया, उसका रेसिस्टेंस R0 से R0 प्लस DR हो गया। छोटा सा हमने चेंज किया टेम्परेचर में। जैसे ही DT बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाया, तो इसका जो होगा R0 प्लस DR हो गया। हमने देखा एक्सपेरिमेंटली, ये सारी चीज़ एक्सपेरिमेंटली हो रही है, ठीक है। एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि क्या होता है कि हमारा जो है रेसिस्टेंस का जो चेंज है, ये DR मतलब चेंज इन रेसिस्टेंस, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है R0 का। मतलब रेसिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा DR उस पर डिपेंड करेगा, और DR ऑल्सो प्रोपोर्शनल है टाइम का, ठीक है। अगर हम इस दोनों को मिला करके बात करें तो DR प्रोपोर्शनल है R0 DT का, दोनों को मिला दिया। अगर हम इस प्रोपोर्शनलिटी को तोड़ें तो DR इज इक्वल टू होगा अल्फा, ये क्या है अल्फा, ये प्रोपोर्शनल का चिन्ह है, अल्फा R0 DT, अल्फा R0 DT, अल्फा R0 DT, ठीक है। कोई दिक्कत? अल्फा को कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेसिस्टेंस। क्या कहते हैं? अल्फा को कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेसिस्टेंस, ये अल्फा को कहते हैं, ठीक है। तो DR इक्वल टू आता है कोफिशिएंट, DR इक्वल टू अल्फा R0 DT, ठीक है। तो अल्फा क्या है? कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेसिस्टेंस है। अब हम देखते हैं आगे, हम इसका एक एक्सप्रेशन निकालने की कोशिश करते हैं। मिटा दें इधर। इसको हम अगर
इंटीग्रेट करें डी आर को, जब शुरुआत में विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा आर नॉट डी टी को, इसको इंटीग्रेट करें तो हमारा क्या आ जाएगा, अल्फा आर नॉट डी टी। शुरुआत में जब टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर था, शुरुआत टेम्परेचर था, तो उस समय हमारा रेजिस्टेंस आर नॉट था, और जब टेम्परेचर फाइनल हो गया तो हमारा रेजिस्टेंस भी आर एफ लिख सकते हैं, फाइनल रेजिस्टेंस। ठीक है, अगर हम इसको इंटीग्रेट करें तो मोस्टली आपको क्या मिलेगा, मोस्टली अल्फा कांस्टेंट होगा। जनरली आपको अल्फा कांस्टेंट मिलेंगे। ठीक है, अगर अल्फा तो टाइम पर डिपेंड करेगा तो आप उसको टाइम पर, ये आपका जो फार्मूला है इसका यूज कर करके आप निकाल सकते हैं ज़्यादातर, लेकिन मोस्टली अल्फा कांस्टेंट होगा तो अल्फा को हम बाहर कर सकते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आर, अपर लिमिट रखिएगा आर एफ माइनस आर नॉट इज इक्वल टू, आप लिखिएगा अल्फा को हम मोस्टली कांस्टेंट माने, लेकिन कांस्टेंट नहीं होगा तो आपको, कांस्टेंट नहीं होगा टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा तो उसके अनुसार से हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे तो निकल जाएगा। इस फॉर्मूला का भी यूज कर सकते हैं ज़्यादातर आपको सवाल टेढ़ा किया तो, लेकिन मोस्टली क्या होगा, अल्फा कांस्टेंट होंगे, तो अल्फा कांस्टेंट होने से क्या होगा, आर एफ माइनस आर नॉट, अल्फा को बाहर कर दीजिए, आर नॉट बाहर हो जाएगा, डी टी का इंटीग्रेशन टी हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा टी इनिशियल टी फाइनल, यानी कि आर एफ माइनस आर नॉट इज इक्वल टू अल्फा आर नॉट टी एफ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इसको कह सकते हैं आर एफ माइनस आर नॉट इज इक्वल टू अल्फा आर नॉट डेल्टा टी। चेंज इन टेम्परेचर को मैंने लिखा डेल्टा टी। अब यहां से हम कह सकते हैं आर एफ इज इक्वल टू अल्फा आर नॉट डेल्टा टी प्लस आर नॉट। इसको उधर कर दिए तो यहाँ से आर एफ इज इक्वल टू होगा आर नॉट कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर होगा 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी, आर एफ इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। अब आपने देखा कि टेम्परेचर को इंक्रीज करने के बाद क्या हुआ, ये इफेक्ट हुए किस पर, रेसिस्टेंस पर। आर एफ क्या है, फाइनल रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, फाइनल रेसिस्टेंस ऑफ, एक बार देख लेते हैं नीचे दिख रहा है, इसको हम ऊपर लिख देते हैं, थोड़ा सा देखने में प्रॉब्लम होगा, हम इस एक्सप्रेशन को ऊपर लिख देते हैं। तो आर एफ इज इक्वल टू आर नॉट प्लस 1, आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ये चीज है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए हम इस साइड मिटाते हैं, चलिए यहां से आ गया हमारा एक्सप्रेशन, एक बार फिर से लिखते हैं, आर एफ इज इक्वल टू आर नॉट अल्फा 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। आपको आर एफ क्या हो जाएगा, फाइनल रेसिस्टेंस हो जाएगा, आर नॉट क्या हो जाएगा, इनिशियल रेसिस्टेंस हो जाएगा, अल्फा तो आपको पता है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेसिस्टेंस, और डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर है। अब आपको पता है कि R इज इक्वल टू रो एल बाय ए होता है, तो यहां से हम आगे बढ़ सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं आर एफ इज इक्वल टू रो एल बाय ए, लिख सकते हैं। आर नॉट को लिख सकते हैं रो नॉट एल बाय ए 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी,
लिख सकते हैं। यहाँ से L से L कट जाएगा, A से A कट जाएगा, तो यानी कि रो एफ इज इक्वल टू होगा रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, इस तरह से आपने देखा कि मैथमेटिकली कितना टेम्परेचर के बढ़ाने पर क्या होता है। जनरली आपको एनसीईआरटी में और बोर्ड लेवल के सवाल के लिए आपको इस फॉर्मूला का ज़रूरत पड़ेगा, जिसका आप यूज कर सकते हैं। हम सवाल भी करके दिखाएंगे, तो आराम से ये टेम्परेचर की डिपेंडेंसी से ये मैथमेटिकल फार्मूला आता है, कोई दिक्कत। अब यहाँ से हम अल्फ़ा के बारे में थोड़ा सा जान लें तो हम लोगों को और अच्छा लगेगा। अल्फ़ा को अगर हम सॉल्व करें तो देखिए क्या आएगा। यहाँ से इस एक्सप्रेशन का प्रयोग करके यहाँ से देखिए हम अल्फ़ा निकाल सकते हैं। देखिए इस जगह से हम थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। इसको लिख लिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए, मिटा दें इसको। अब देखिए यहाँ से हम थोड़ा सा अल्फ़ा के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ से आप देखिए इस एक्सप्रेशन को आगे बढ़ाइएगा यहाँ से, तो देखिए क्या होगा, आर एफ माइनस आर नॉट बाय आर नॉट डेल्टा टी होगा ना, इज इक्वल टू अल्फ़ा हो जाएगा। ये अल्फ़ा का फॉर्मूला है, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब यहाँ से यूनिट ऑफ अल्फ़ा भी निकाल सकते हैं। यूनिट ऑफ अल्फ़ा क्या होगा, ये देखिए रेसिस्टेंस है ऊपर में, नीचे रेसिस्टेंस है, ओम ओम कट जाएगा, नीचे टेम्परेचर का क्या होगा, डिग्री सेंटीग्रेड इन्वर्स कह सकते हैं या फिर केल्विन इन्वर्स कह सकते हैं। ये इसका यूनिट हो जाएगा अल्फ़ा का, कोई दिक्कत। अल्फ़ा के बारे में भी हम लोगों ने जान लिया। अब आप कुछ और बातें जान लीजिए। आपने जाना यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट जान लीजिए, जो कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी पूछा जा सकता है। अगर आप कंडक्टर की बात कीजिए तो कंडक्टर में आप लोगों ने क्या जाना, पीछे आज इसी लेक्चर में आप लोगों ने जो पढ़ा कि कंडक्टर में आपने जाना कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर के इंक्रीज करने के बाद रेसिस्टेंस इंक्रीज कर जाता है। यानी कि टेम्परेचर के इंक्रीज करने के बाद रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी दोनों इंक्रीज कर जाता है, आप लोगों ने जाना। यानी कि फाइनल रेसिस्टेंस जो होगा आर एफ ग्रेटर देन होगा आर नॉट इनिशियल रेसिस्टेंस से, यानी कि ये वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। यानी कि फॉर कंडक्टर के लिए अब हम आराम से कह सकते हैं कि अल्फ़ा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये चीज़ें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है बोर्ड में। तो कंडक्टर के लिए अल्फ़ा पॉजिटिव। अब सेमी कंडक्टर के लिए देख लीजिए, इस रिजल्ट को आप लोग याद रखिएगा। फॉर सेमी कंडक्टर के लिए क्या होगा, टेम्परेचर को आप इंक्रीज करते हैं तो डोमिनेंट फैक्टर इस बार क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बढ़ने से क्या होगा, रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी घट जाती है। सेमीकंडक्टर के केस में आपको मैंने बताया, तो सेमीकंडक्टर के केस में टेम्परेचर के इंक्रीज करने से रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी घट जाती है। दैट मीन्स आरएफ जो होगा यहाँ पर फाइनल रेसिस्टेंस जो होगा इनिशियल रेसिस्टेंस से छोटा होगा। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, फॉर सेमीकंडक्टर अल्फा क्या होगा, नेगेटिव होगा। देख रहे हैं, फॉर सेमीकंडक्टर क्या होगा, अल्फा नेगेटिव होगा। आगे की तरफ चलते हैं। अब देख लेते हैं, हम लोग सेमीकंडक्टर देख लिया, कंडक्टर देख लिया, अब दूसरा एलॉयज के लिए देख रहे हैं। नाइक्रोम भी एक प्रकार का एलॉयज है, ठीक है, जिसका यूज ज़्यादातर करते हैं। तो अब एलॉयज के लिए जैसा कि आपको बताया कि
जैसा कि आपको मैंने बताया कि एलॉयज पे टेम्परेचर का उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो इफेक्ट नहीं पड़ता है तो अल्फ़ा क्या होंगे, इफेक्ट नहीं पड़ने पर ये दोनों वैल्यू क्या होगा, ऑलमोस्ट क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएगा, ऑलमोस्ट सेम हो जाएगा। तो फॉर एलॉयज हम कह सकते हैं आर एफ नियरली इक्वल टू होता है आर नॉट का, सो अल्फा का वैल्यू यहां पर नियरली क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, किसके लिए, एलॉयज के लिए। ठीक है, इस रिजल्ट को आप लोग याद कर सकते हैं, समझ करके लिख सकते हैं। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में यहां से चीजें आ सकती हैं, मिटा दें। चलिए अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। चलिए, बोर्ड के लिए छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स यहां से आ सकते हैं। इसमें बोर्ड में क्वेश्चंस भी आया है कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी पे। तो आपको वैसे क्वेश्चंस में अगर 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं तो आप लिखिएगा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल पे टेम्परेचर का डिफरेंट इफेक्ट पड़ता है। दैट मीन्स बाय द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला आप कह सकते हैं R इज इक्वल टू आर नॉट प्लस अल्फा डेल्टा 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, या फिर आपको रेसिस्टिविटी पर पूछा तो रो इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, आप यहां पर कहिएगा फॉर कंडक्टर के लिए क्या होगा, अल्फा पॉजिटिव होगा, दैट मीन्स टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, रेसिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा, रेसिस्टिविटी बढ़ेगी। लेकिन सेमीकंडक्टर के लिए क्या होगा, अल्फा नेगेटिव होगा, रेसिस्टेंस घटेगा और रेसिस्टिविटी भी घटेगी। लेकिन एलॉयज के लिए क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, मतलब ऑलमोस्ट चेंज होगा। तो ये आपको 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये आराम से चीज़ें थी, छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं जो कि हम आप लोगों को बता देते हैं। चलिए मिटा दें। ये क्वेश्चंस आया है बोर्ड में। चलिए देखते हैं इसे। एक न्यूमेरिकल जो कि एनसीईआरटी का ही है, इसको हम लोग देख लेते हैं। देखते हैं न्यूमेरिकल्स को। The resistance of the platinum wire, the resistance of the platinum wire of a platinum resistance thermometer of the ice point thermometer at the ice point, sorry, at the ice point is 5 ohm and the steam point is 5.23 ohm. When the thermometer is inserted in a hot bath, the resistance
the resistance of the platinum wire is 5.795 ohm. Calculate the temperature of the bath. देखिए कहता है रेसिस्टेंस जो है प्लेटिनम वायर का, और प्लेटिनम रेसिस्टेंस एट द आइस पॉइंट पे कितना है 5 ओम है. आइस पॉइंट दैट सॉल्यूशन इसका देखिए, आइस पॉइंट कितना है, आइस पॉइंट पे 5 ओम है. आइस पॉइंट क्या होगा, आइस पॉइंट दैट मीन्स 0.0 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या है, इसका रेसिस्टेंस है 5 ओम, यानी कि R0 ले लीजिए 5 ओम. एंड द स्टीम पॉइंट को आप ले लीजिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड. 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितना है RF, इसको ले लेते हैं 5.23 ओम. ठीक है, हमको अल्फ़ा पता नहीं है, सबसे पहले अल्फ़ा निकालना होगा. तो ऐसा कीजिए कि यहाँ से क्या वन द थर्मोस्टर इंसर्टेड इन, अब इस जगह पे आपको दिया है, तो यहाँ से आप कह सकते हैं RF, यहाँ से क्या हो जाएगा RF इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी का प्रयोग कर सकते हैं क्या. तो RF हमको पता है 5.323, R0 भी हमको पता है 5 है, 1 पता है 1, अल्फ़ा पता नहीं है, डेल्टा टी भी पता है. 100 में से 0 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, होगा ना, अल्फ़ा इंटू 100 हो गया. तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि 5.3 इसको बाहर कर लीजिएगा, -5 हो जाएगा बटे 100 इज इक्वल टू अल्फ़ा. यहाँ से हमको अल्फ़ा की वैल्यू निकल गई. अब यहाँ पर कहता है व्हेन द थर्मोस्टर इज इंसर्टेड इन हॉट बाथ. अब हॉट बाथ में रख दिए, तो हॉट बाथ में रखने के बाद क्या होगा, उसका जो रेसिस्टेंस होता है प्लेटिनम का वो 5.795 हो जाता है. ठीक है, तो 5 पॉइंट यानी कि अब यहाँ से आप क्या कीजिए, यहाँ से एक बार फिर से फॉर्मूला लगाइए, RF इज इक्वल टू R0 प्लस 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी. ठीक है, RF तो हमारा अब क्या हो गया, ये हो गया 5.795. R0 आप ले लीजिए वही वाला 5, ठीक है, इंटू 1 प्लस अल्फ़ा, अल्फ़ा अब हमें पता चल गया है. यहाँ से भी हम अल्फ़ा ही निकाल लेते हैं. ठीक है, अल्फ़ा निकाल लीजिए. डेल्टा टी अब पता चलिए, डेल्टा टी तो हमको निकालना ही है, तो डेल्टा टी हमको निकालना है. यहाँ से आप क्या कीजिए 5.795 बाय, इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो 5 + 5 अल्फ़ा डेल्टा टी आएगा. ठीक है, तो 5 को इधर कर लीजिए, 5.795 माइनस 5 बाय क्या हो जाएगा 5 डेल्टा टी आ जाएगा, नहीं, इज इक्वल टू अल्फ़ा. ये दोनों अल्फ़ा तो सेम होंगे, क्या कि दोनों प्लेटिनम है. अब दोनों की इक्वेट कर दिए, यहाँ से डेल्टा टी की वैल्यू पता चल जाएगी. क्या दोनों की इक्वेट कर दें, ऊपर मिटा दें. दोनों को जब इक्वेट कीजिएगा तो यहाँ से हमको क्या पता चल जाएगा, अल्फ़ा की वैल्यू पता चल जाएगा. तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हो जाएगा 0.23, इसको लिख सकते हैं बाय 100 इज इक्वल टू, यहाँ से लिख सकते हैं हम 0.795 बाय 5 डेल्टा टी. यहाँ से डेल्टा टी आपको निकालना है, तो आप क्या कर दीजिए, यहाँ से आप इसको कटने वाला है, तो डेल्टा टी को आप कर सकते हैं, डेल्टा टी इज इक्वल टू हो जाएगा 0.795 मल्टीप्लाइड बाय 100 बाय 5 इंटू 0.23. ठीक है, ठीक है. अब यहाँ से देखिए, इसका अगर आप दशमलव उड़ाइएगा तो यहाँ से इसका 1 दशमलव उड़ जाएगा, तो यहाँ पर बच जाएगा
इसको आप सॉल्व कीजिएगा 20 पंचे 100, ठीक है। तो सॉल्व करने के बाद हो जाएगा, इसका दशमलव उड़ा दीजिए तो ऊपर में क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 9 दूनी 18, 1 19 के 9 बाकी 1 हो जाएगा, 7 दूनी 14, 1 15 हो जाएगा, 1590, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 1.59 बाय 0.23, 3 अंक के बाद दशमलव है, 2 अंक के बाद दशमलव है, कट जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं 159.23। अब इसको सॉल्व करके आप लिखिएगा तो कितना आएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा तो सॉल्व करके आपका आएगा सॉल्व करके आप लिखिएगा फाइव प्लस 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी, ठीक है। अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे आ गई, 5 5 कट गया, 0.79। इसको सॉल्व करके आप लिखिएगा तो आएगा यहाँ पे दशमलव नहीं होगा, सॉरी, तो यहाँ से आ जाएगा 345.65 डिग्री सेंटीग्रेड। कैलकुलेशन आप लोग चेक कर लीजिएगा, यही होगा ऑलमोस्ट। इसी प्रोसेस से आप क्या कीजिएगा, दोनों से अल्फ़ा निकाल लीजिएगा, अल्फ़ा निकाल करके सॉल्व कर दीजिएगा। इस टाइप से सवाल है। एक और सवाल देखिए, मिटा दें, चलिए एक सवाल और देख लेते हैं। ए सिल्वर वायर है, हैज रेसिस्टेंस दिया हुआ है, हैज रेसिस्टेंस ऑफ 2.1 ओम एट कितना डिग्री सेंटीग्रेड पर, 27.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है। एंड रेसिस्टेंस ऑफ and resistance of 2.7 ohm at 100 degree centigrade. Determine the temperature coefficient, मतलब अल्फा पूछा है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ सिल्वर ये पूछा है। यानी कि आपको पता है, सॉल्यूशन आप आराम से कर सकते हैं। यहाँ से RF इज इक्वल टू R0 प्लस 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी कर दिया। यहाँ से अल्फ़ा आप डायरेक्ट निकाल लीजिए। पहले आपको मैंने अल्फ़ा का फॉर्मूला भी बताया है, RF माइनस R0 बाय क्या हो जाएगा, R0 डेल्टा टी हो जाएगा ना। ये अल्फ़ा का फॉर्मूला है। RF हमको पता है, ए सिल्वर हैज रेसिस्टेंस ऑफ 2 ओम, इसको मान लीजिए R0 मान लीजिए इसको, और इसको मान लीजिए फाइनल इनिशियल टेम्परेचर T इनिशियल। अब इसको मान लीजिए RF फाइनल रेसिस्टेंस, और इसको मान लीजिए फाइनल टेम्परेचर। यानी कि आपका क्या हो जाएगा, RF हमारा हो जाएगा कितना, RF हमारा हो जाएगा 2.7
माइनस हो जाएगा 2.1, आर नॉट हमारा 2.1 है, मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या हो जाएगा, 100 में से आप क्या कर दीजिए, टी एफ माइनस टी कर दीजिएगा, तो आपको क्या हो जाएगा, 100 में से आप घटा दीजिएगा कितना, यहाँ पे लिख लीजिए 100 माइनस 27.5, इसको आप लिखिएगा तो 0.6 आ जाएगा ऊपर, नीचे आ जाएगा 2.1 इंटू 72.5 आएगा, ठीक है, 72.5 आएगा। तो अब आप जा कर के इसको आप काट दीजिए, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, यानी कि 2/7 आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा 2/7 आ जाएगा, तो आ जाएगा 20/7 इंटू 725। इसको आप सॉल्व कीजिएगा, इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो आपका आ जाएगा ऑलमोस्ट आ जाएगा 0.0039 डिग्री सेंटीग्रेड इन्वर्स, ठीक है। इस तरह से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। फार्मूला बेस्ड सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपने देखा कि टेम्परेचर के प्रेजेंस में रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी पर क्या फ़र्क पड़ता है, ये चीज़ आप लोगों ने जाना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगले टॉपिक के साथ आएंगे, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। और बोर्ड में जहाँ तक बात है, बोर्ड के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहली बात जो है कि आपको थ्योरी को सही से पढ़ना होता है। आप थ्योरी के लिए जो टॉपिक्स पढ़ाते हैं उसको पढ़ लीजिए और बुक को पढ़ लीजिए, बुक को पढ़ लीजिए और थ्योरी को लिखने का प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, लिखने का प्रैक्टिस कीजिएगा। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस उतना ज़्यादा हार्ड नहीं पूछा जाता है, फॉर्मूला बेस्ड ही आते हैं, छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स आते हैं बोर्ड में। तो आपको क्या करना है कि छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स होते हैं वो सॉल्व करना है और फॉर्मूला बेस्ड आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाने हैं, अगर आप बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो ये चीज़ें आपको करना है। और सबसे बड़ी बात होती है राइटिंग स्किल, तो आपको लिखने के लिए आना चाहिए। तो जब तक आप लिखिएगा नहीं, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, थ्योरी लिखने की कोशिश नहीं कीजिएगा, तब तक आपको नहीं आएगा। तो इसलिए जो भी टॉपिक्स है उसको अपने से लिखने की कोशिश कीजिए, जितने भी डेरिवेशंस होते हैं उसको प्रूफ करने की कोशिश कीजिए, ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए आप बुक पढ़िए और जो भी आपके पास में हेल्प बुक है उसके अनुसार से छोटा छोटा ऑब्जेक्टिव आप लगाइए, आराम से हो जाएगा। तो अगले टॉपिक के साथ आते हैं, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई करते रहिए।